Hello students, today we have seen business services under the subject Organization of Commerce and Management. First of all, we have to see the business services. What is meant by business services? Business services require some activity which facilitate to grow rapidly. Without these services, business cannot run smoothly. मतलब बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो सर्विसेज हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए एसेंशियल है. विदाउट दैट सर्विसेज वी कैन नॉट रन बिजनेस स्मूथली. हमारा बिजनेस स्मूथली कर नहीं हो नहीं सकता. हम उसके बिना बिजनेस इमेजिन भी नहीं कर सकते. ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं. उसमें सबसे पहले है बैंकिंग, देन इंश्योरेंस, देन कम्युनिकेशन, देन ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग. ओके, सो in this chapter we have see one by one. So first of all we have to learn the banking. हम सबसे पहले देखेंगे banking. What is banking? So according to the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means, ये किसने बोला है? इंडियन बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 है. बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट the business of banking in India, which means accepting for the purpose of lending or investment of demand deposit of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft and order or otherwise. मतलब बैंकिंग कंपनी मीन्स वो कंपनी है जो बिजनेस बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में ट्रांजैक्ट करती है. ट्रांजैक्ट करना मतलब क्या? बिजनेस बैंकिंग का बिजनेस मतलब विच मीन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से क्या करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. और उसको काय के लिए एक्सेप्ट करते हैं? तो पर्पज ऑफ लेंडिंग. जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको लोन देना, लेंड करना, उसको कर्जा देना, उसके लिए करते हैं. एंड रीपेबल ऑन डिमांड, और जो भी पैसा जमा हुआ है उसको हम रीपेबल करते हैं. बैंक रीपे करती है, वापस करती है ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर by way of check, draft or any other instrument which bank allow. Okay, so this is the definition of bank. Now there are various types of bank. First of all we have to see the commercial bank. There are various commercial bank. Commercial bank plays important role in social and economic development of any country. Okay, so first of all we have concentrate on the commercial bank. Why? Because it play major role in a banking system. Okay, so commercial bank also classified its function in two categories. That is a primary function, which is very essential, primary source for the business, and some are secondary functions. So one by one we see what is primary function. Primary function of bank is accepting deposit from the public. फर्स्ट जो काम है बैंक का, वो मेन सोर्स जो पैसे का है, दैट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से क्या करना? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. ओके, डिपॉजिट क्या करना? एक्सेप्ट करना. और सेकेंडरी जो फंक्शन है, सॉरी, एक्सेप्ट करना, और उससे क्या करना? लोन लोगों को ग्रांट करना है, लेंड करना है. नाउ बैंक mainly accept deposit from the public in 5 different ways. That first is a saving account. पहला उसका रास्ता है सेविंग अकाउंट. तो सेविंग अकाउंट से क्या होता है? सेविंग अकाउंट इज नॉर्मली ओपन बाय द सैलरीड और रेगुलर इनकम पर्सन. ये सैलरीड पर्सन के लिए रहता है जिनकी रेगुलर इनकम है. उनको सेविंग की हैबिट डेवलप करने के लिए सैलरी सेविंग अकाउंट हम ओपन करते हैं नॉर्मली. सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा सेविंग कर सकते हैं, बट इस अकाउंट में आप फ्रिक्वेंटली बार बार पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते. ये अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपको एक पासबुक दी जाती है, उसमें आपकी एंट्री आती है. पासबुक में हर 6 महीने के बाद आपको आपका जो सेविंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट का जो रेट रहता है विच इज वेरी लो, 3 और 4% नॉर्मली ईयरली. ओके, सेकेंड इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. जैसे इसका नाम है फिक्स डिपॉजिट, इन दैट अकाउंट वी हैव फिक्स सम फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. इसमें क्या करते हैं हम? फिक्स सम को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं? सेव करते हैं.
ये ऐसा एक अकाउंट है जिसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि फिक्स अमाउंट, जैसा फॉर एग्जांपल 1 लाख फॉर 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर के लिए क्या करता हूँ, 10 ईयर के लिए डिपॉजिट कर देता हूँ। अब ये जो मैंने डिपॉजिट किया इसका प्रूफ करके मुझे बैंक कुछ एक रिसिट देती है, दैट इज कॉल्ड बैंक डिपॉजिट रिसिट, एफडीआर रिसिट कहते हैं उसे। एंड अगेंस्ट द एफडीआर रिसिट वी हैव आल्सो टेकन लोन फ्रॉम द बैंक। हमको बैंक के तरफ से इसके अगेंस्ट में लोन भी मिलता, बिकॉज इट इज यूज एज ए सिक्योरिटी, हम उसको सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सेम just like a fixed account, but difference is that in fixed account we have deposit lump sum amount for fixed period. Here we have deposited fixed amount but each and every month, for example 1000, 2000, 5000 per month up to the maturity period. एंड मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद हमको इंटरेस्ट और ये जो हमने जमा किया उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमको मिलता है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है लेकिन एफडी से थोड़ा कम रहता है। देन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज मोस्टली गिवन टू द बिजनेसमैन। ये करंट अकाउंट जो होता है ये मोस्टली हम देते हैं बिजनेसमैन को। इस अकाउंट में फ्रिक्वेंटली डिपॉजिट अलाउ होता है, आप बार बार पैसे जमा कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली विड्रॉल होता है, आप बार बार पैसे निकाल भी सकते हैं। आपको इसके अगेंस्ट में चेकबुक दिया जाता है जिससे आप सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इस अकाउंट की एक फैसिलिटी ये है कि आपको बैंक ओडी की फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी, टेम्पररी लोन की भी फैसिलिटी दी जाती है। और इस अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता क्योंकि बैंक आपको सर्विस दे रही है, तो उल्टा बैंक आपसे बैंक चार्जेस लगाती है आपको जो भी सर्विस दिया उस पर। एंड लास्ट वन इज अ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। ये बिल्कुल रिसेंट अकाउंट है जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी सेव, जैसा फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट का फिक्स के साथ आप अकाउंट मल्टीपल यूज करके ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरे अकाउंट में जिस तारीख को 1 लाख के ऊपर जो भी पैसा रहेगा इट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द एफडी इन माई एफडी अकाउंट। तो जिस तारीख को मुझे ऐसा गया मेरे अकाउंट में बैलेंस 1 लाख से 1.5 लाख चला गया तो 50,000 रुपीज मेरे ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगा। और मैं साथ में बैंकिंग को ये भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जिस तारीख को मेरा 75,000 से मेरा बैलेंस कम आ रहा है तो एफडी में से अमाउंट मेरा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये ऐसा भी होता है। इसका फायदा ये है कि मेरा जो आइडियल जो मेरा पैसा पड़ा है वो पैसा सेविंग में ना रहते हो एफडी में जाता है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। तो इस तरह हमने देखा कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है 5 वे से: सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। एट द सेम वे अब जो पैसा जो जमा किया बैंक ने उसको बैंक यूटिलाइज भी करती है। तो बैंक क्या करती है, लोन एंड एडवांसेस देती है कस्टमर को। तो पहला होता है लोन। तो लोन इज गिवन टू द कस्टमर। हमारे कस्टमर क्लाइंट को हम लोन देंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, while advance is given for short period of time। ये जो लोन रहता है, लोन जो देता है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेसमैन एंड अदर क्लाइंट और अदर बोरोवर एंड कैन यूज एंटायर अमाउंट। हमने अगर एंटायर अमाउंट किया या सैंक्शन अमाउंट जो भी है, बट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शन। अमाउंट जो इंटरेस्ट जो लगेगा वो पूरे एंटायर अमाउंट पे लगेगा जो हमको सैंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख का लोन लिया, मैंने यूटिलाइज किया, अभी विड्रॉ किया 3 लाख ही, लेकिन मुझे इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगेगा 5 लाख पे। नाउ तो बैंक इज गिवन लोन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जस्ट लाइक फॉर 1 ईयर। मीडियम टर्म के लिए रहता है 1 साल से 5 साल, और लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 5 ईयर से 10 ईयर फॉर एग्जाम्पल। देन बैंक इज ऑल्सो गिवन एडवांसेस। एडवांस मैंने अभी बताया कि एडवांस इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। तो एडवांस में क्या होता है कि सीसी एक फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट। इट इज नॉर्मली गिवन टू द करंट अकाउंट होल्डर। जो करंट अकाउंट होल्डर है उसको हम कैश क्रेडिट अकाउंट सीसी अकाउंट देते हैं। और इसमें इट इज जस्ट लाइक अ लोन, बट डिफरेंस ये है कि लोन में क्या होता है कि आपने जो एक अमाउंट सैंक्शन किया वो अमाउंट पे, एंटायर अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगना चालू होता है, आप उसको यूटिलाइज करो या नहीं। सीसी में क्या होता है कि आपने जितना अमाउंट सैंक्शन हुआ उसमें से जितना अमाउंट आपने यूटिलाइज किया उस पे ही आपको इंटरेस्ट लगता है।
उस पर आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 लाख की सीसी है, मैंने 3 लाख रुपए 4 दिन के लिए यूज किया, तो ये जो 3 लाख रुपए मैंने 4 दिन के लिए यूज किया, तो 4 दिन का ही इंटरेस्ट, 4 दिन के लिए 3 लाख पे ही मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 4 दिन का 5 लाख पे देना नहीं है, लेकिन लोन पे मुझे पूरा इंटरेस्ट देना पड़ता था 5 लाख पे। ओके, देन ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट। ये क्या है? टेम्पररी अरेंजमेंट है। आपको पर्सनल सिक्योरिटी या कोलैटरल अगर स्टॉक डेटर्स के अगेंस्ट में आपको ये टेम्पर लोन देते हैं 15-20 दिन के लिए, जो आपको बैंक को तुरंत रिफंड करना पड़ता है, इस पे भी इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है। एंड देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, द ड्रावर ऑफ द बिल कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल। मतलब ड्रावर जिसने बिल, क्रेडिटर जो है वो बिल क्या कर सकता है, ये कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है विद इन ड्यू डेट, और उसके लिए बैंक कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन बैंक को ड्रावर को इसका फंडिंग मिल जाता है, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। देन है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन है एंड यूटिलिटी फंक्शन है। तो एजेंसी फंक्शन में पहला है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। क्या है पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट? इसमें क्या होता है कि बैंक ऑन पे ऑफ हिज क्लाइंट, उसके क्लाइंट के पे ऑफ से वो क्या करता है, वेरियस कलेक्शन करता है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे उसको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला शेयर्स पे, इनकम टैक्स का रिफंड हो गया, वो अकाउंट में जमा होता है। एट द सेम वे हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक क्या करता है, वेरियस पेमेंट करता है, हमारे बी ऑफ से रेंट पे करता है, हमारे बी ऑफ से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, हमारे बी ऑफ से इनकम टैक्स पे करता है, हमारे बी ऑफ से लोन के इंस्टॉलमेंट पे करता है, जस्ट लाइक। सेकंड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है कि बैंक इज आल्सो गिविंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज बिकॉज टुडे इट इज वेरी एसेंशियल फॉर बैंक। बैंक क्या करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर दे हैव परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज। वो पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है कि अपने क्लाइंट के लिए कौन सी कंपनी के शेयर्स लेना है, कितने के रेट में लेना है, उसको कब बेचना है, कैसे से कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट को कैसा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये सब पोर्टफोलियो मैनेज करता है, बैंक करता है। देन फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर में क्या होता है कि फ्रॉम वन, बैंक क्या करता है, फंड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, ये भी फैसिलिटी अपने क्लाइंट को देते हैं। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मतलब फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन, ये भी बैंक का इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, जिसमें बैंक क्या करती है, परचेज एंड सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज को ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर और क्लाइंट। जब कोई कस्टमर अपना एक्सपोर्ट करता है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है रिसीट के तौर पे, तो वो रिसीट यहाँ पे हमारे अकाउंट में जमा होती है। एट द सेम टाइम जब कोई क्लाइंट इंपोर्ट करेगा तो उसको उसका पेमेंट करना होता है, तो बैंक उसको क्या देगी, फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करेगी। डीमैटेराइजेशन, जैसा हमने देखा कि डीमैटेराइजेशन अकाउंट की भी फैसिलिटी आजकल एसेंशियल है, क्योंकि विदाउट डीमैट अकाउंट हम शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो बैंक ये भी एक फैसिलिटी देती है कि अपने क्लाइंट का डीमैट अकाउंट ओपन करती है, उसका पोर्टफोलियो मैनेज करती है, उसके भी से शेयर्स डिवेंचर परचेस करती है। तो ये हो गया एजेंसी फंक्शन, जिसमें पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, डीमैटेराइजेशन ऑफ अकाउंट। एट द सेम वे सेकेंडरी फंक्शन को और क्लासिफाइड किया है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें पहला है यूटिलिटी फंक्शन में इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। बैंक क्या करती है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट और कस्टमर ड्राफ्ट बनाती है अपने क्लाइंट के लिए कि ड्राफ्ट एक जगह से दूसरे जगह पेमेंट भेज सके, अपने क्लाइंट को चेक देती है, इस तरह का भी फंक्शन बैंक परफॉर्म करती है। लॉकर फैसिलिटी भी बैंक देती है कि अपने क्लाइंट है, हमारा कस्टमर जो है बैंक का, उसका जो इम्पोर्टेंट जो भी उसकी एसेट्स है, मनी है, कैश है, गोल्ड रिजर्व है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसको एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड रूम में, एक रेक्टेंगल रैक में उसको सिक्योर करके रखते हैं। इस तरह की लॉकर फैसिलिटी देती है। उसके अगेंस्ट में बैंक कुछ चार्जेस भी लगाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बैंक अपने ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, ताकि अपने क्लाइंट को कहीं से भी बाहर से या बैंक से उसको इजीली लोन अवेलेबल हो। इसलिए बैंक ये देखती है कि इकोनॉमिकल वायबल है क्या उसका प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी है क्या, ये सारी वो चेक करती है, ताकि उसके क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोन अच्छे से इजी टर्म पे मिल सके। एट द सेम टाइम गिफ्ट चेक भी देती है बैंक कि अपने क्लाइंट ने ऑन ओकेशन ऑफ बर्थडे और एनी सेरेमनी वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को एक गिफ्ट दे सके ऑन बिहाफ, जस्ट लाइक अ गिफ्ट चेक, बाय वे ऑफ गिफ्ट चेक।
अंडर राइटिंग सर्विस में क्या होता है कि बैंक कभी कभी अंडर राइटर का भी काम करती है। मैं अंडर राइटर इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी, मतलब जब कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है और इट इज़ नॉट फुल्ली सब्सक्राइब, जब फुल्ली वो बेचे नहीं जाते, तो ऐसे कंडीशन में बैंक क्या करती है कि उसको फुल्ली गारंटी देती है कि हम आपको आपके शेयर्स बेच देंगे, और बैंक इस तरह का काम परफॉर्म करती है, दैट इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। और इसके लिए बैंक कुछ चार्जेस भी लगाती है, उनको कंपनी पे कुछ चार्जेस लेती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यूटिलिटी फंक्शन में इश्यू ऑफ ड्राफ्ट चेक, लॉकर फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, गिफ्ट चेक्स है, अंडर राइटिंग ऑफ सर्विसेज। देन है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग जो होता है, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब ये होता है कि हम हमारे जो क्लाइंट है, जिनको बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन चाहिए, उनको फास्टेस्ट मीडियम से उनके सारे ट्रांजेक्शन पूरे करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। तो हम सीधे एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, ऑल बैंकिंग फंक्शन विच इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो भी बैंकिंग फंक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम उसको परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसको आज वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं। और इस तरह की जो कस्टमर की डिमांड थी, फास्टेस्ट वे से सारे ट्रांजेक्शन किए जाए, इसलिए हमने ई बैंकिंग को अस्तित्व में लाया है। अब ई बैंकिंग जो है उसमें सबसे पहले आता है एटीएम, आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आपने देखा है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो एक मशीन रहती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आप क्या करते हैं, आपका जो कार्ड है वो कार्ड वहाँ पे डालते हैं, स्वैप करते हैं। वो कार्ड क्या करता है कि जो कार्ड में जो कोडिंग दिया है, वो कार्ड अगर कोडिंग मैच हो जाता है तो बैंक आपको अलाउ करता है आप ट्रांजैक्शन आगे का कर सके। फिर उसमें आप आगे क्या करते हैं, एक पासवर्ड इंसर्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड मैच हो गया तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है, पैसे विड्रॉ किया है, शायद पैसे को जमा किया है, डिपॉजिट किया है, वो उस ऑटोमेटिक टेलर मशीन से हो जाता है। डेबिट कार्ड, ये भी एक कार्ड है जो हमारे सेविंग अकाउंट होल्डर को नॉर्मली बैंक इशू करती है। लेकिन इसमें यह है कि उसके जो सेविंग अकाउंट में जितना पैसा जमा रहेगा वो कार्ड का यूज उतना ही कर सकता है, उसका एटीएम से उसको विड्रॉ कर सकता है और किसी जगह से कुछ चीज गुड्स परचेज कर सकता है स्वैप करके उस कार्ड को। उसका सेविंग में एक बार पैसा खत्म हो गया तो वो डेबिट कार्ड उसका किसी काम का रहेगा नहीं। क्रेडिट कार्ड ये भी एक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का। लेकिन मैंने बताया कि डेबिट कार्ड उसी को मिलता है, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर वालों को मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए मेरा बैंक अकाउंट होना ऐसा जरूरी नहीं है। ये मेरा अकाउंट शायद बैंक में हो या ना हो तो भी मुझे क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड में एक अमाउंट मेरे को अलाउ की जाती है, सैंक्शन की जाती है, जैसा 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, उतना अमाउंट मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसके लिए मुझे कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक पीरियड दिया जाता है। उस पीरियड के बाद आपको जितना अमाउंट आपने यूटिलाइज किया उसका पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड बैंक को आपको देना पड़ता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हेवी इंटरेस्ट पेनल्टी आपको चार्जिंग की जाती है। देन मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारे बैंकिंग फंक्शन जो मोबाइल के यूज से किए जाते हैं, विड्रॉ, डिपॉजिट, उसको मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो इंटरनेट के माध्यम से कहते हैं, हम फंड ट्रांसफर करना, एक जगह से ऑनलाइन डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, एक जगह से दूसरे का कुछ और डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट चेक्स भेजना, ये सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के मार्फत किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज आरटीजीएस एंड एनएफटी। ये फास्टेस्ट मीडियम है इंडिया में फिलहाल फंड ट्रांसफर करने के। रियल टाइम आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन रियल टाइम ऑन ग्रॉस। इसमें क्या होता है कि फंड ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, वन बैंक टू रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस। दिस इज द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम। ये भी फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है कि आप पेमेंट को किसी सब्जेक्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, वेटिंग पीरियड नहीं रहता है। आरटीजीएस में आपने जैसा पैसा जमा कर दिया उसके विद इन 2 आवर आपका अमाउंट क्रेडिट होता है, जहां पर भी आपने भेजा होगा, विद इन सिटी,
आउट ऑफ सिटी होगा, आउट ऑफ और स्टेट होगा, ये विद इन 2 आवर आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। अगर ये आरटीजीएस फैसिलिटी नहीं होती तो आपका पैसा जमा होने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन या 1 वीक भी लग जाता था, जो अभी पैसा 2 घंटे में आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, फंड ट्रांसफर होकर क्रेडिट हो जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन द ट्रांजैक्शन आर सेटल 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग अदर। अब ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है कि आप बंच नहीं करता बैंक, जैसा एक ने कोई रिक्वेस्ट किया कि हमारा पैसा भेजना है, तुरंत बैंक उसको क्या करता है, उसको बंच न करते हो, तुरंत वो एक्टिविटी करता है कि वो फंड क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है और विद इन 2 आवर बैंक में वो आगे वाले के बैंक अकाउंट में पैसा क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। देन एनईएफटी का मतलब है, ये भी एक फास्टेस्ट मीडियम है फंड ट्रांसफर का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, फंड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द बैंक और वन बैंक टू अनदर बैंक। इसमें क्लाइंट की, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, क्लाइंट को उसका डिटेल देना पड़ता है, उसका एनईएफटी कोड देना पड़ता है, ब्रांच कोड देना पड़ता है, अकाउंट नंबर देना पड़ता है, बेनिफिशियरी का नाम देना पड़ता है, किसको भेज रहे हैं, और सारा फॉर्म डिटेल भर के उसको सबमिट करना पड़ता है। और एनईएफटी जो होता है ये हम क्या करते हैं, उसको हावरली बेसिस पे सेटल करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल 10 से 12 में पहला लॉट निकलेगा, 12 से बाद में 12 बजे निकलेगा, पहला 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, ऐसे 2-2 घंटे के बीच में, 2-2 आवर के बीच में जो बंचेस आए, जितने लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट किया उतना बंचिंग क्या होता है, एकदम से ट्रांसफर होता है फ्रॉम जहाँ पे उसको डिपॉजिट या क्रेडिट करना है उस अकाउंट में। अब आरटीजीएस और एनईएफटी का डिफरेंस जो है, आरटीजीएस सबसे फास्टेस्ट मीडियम है इन कंपैरिजन विद एनईएफटी आल्सो। आरटीजीएस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहता है, विद इन 2 आवर होता है, उसमें बंचेस बनाने तक राह नहीं देखते, इसलिए फास्टेस्ट मीडियम है। और एनईएफटी में थोड़ा देर लगती है क्योंकि उसमें हमको बंच बनाना पड़ता है, उतने पीरियड रुकना पड़ता है, कुछ आवर्स रुकना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बैंकिंग सब्जेक्ट अच्छे से समझा होगा। थैंक्स, ओके।